सो दिस इज थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स दिल्ली। तो यार मैंने फिजिक्स के अंदर 182 टू 1 स्कोर किया था विद ऑल इंडिया रैंक 44 और इस वीडियो के अंदर हर एक चीज सिखाने वाला हूँ, मेरे खुद के फिजिक्स के नोट्स दिखाने वाला हूँ, कैसे मैं नोट्स लिखता था, अपने सारे चैप्टर के पूरे फिजिक्स के पीडीएफ चैप्टर वाइज नोट्स देने वाला हूँ। तुम्हें पता है 2025 नीट में टोटल 8 क्वेश्चन एज इट इज जेईई मेंस से आए हुए थे। कौन कौन से ईयर से क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस के, कौन से ईयर के करने, कौन से ईयर के नहीं करने हैं, हर एक चीज इस वीडियो को बनाने के लिए टोटल 1 महीने का टाइम लिया है, घंटों के एनालिसिस करिए। बिलीव मी, एंड में तुम भगवान को थैंक्स बोल रहे होगे कि इस वीडियो को देखने वाले 2026 में अलग ही चमकोगे। मुझे पता है कि मैंने पूरे फिजिक्स के जेईई मेंस के क्वेश्चन किए थे, हर एक क्वेश्चन जो जेईई मेंस का इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से ईयर के करने वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। हर एक चीज का तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगा, मतलब ये एंड स्टॉप सॉल्यूशन होगा तुम्हें 2026 के फिजिक्स की तैयारी के लिए। फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं एग्जैक्टली क्या क्या कर रहा होता, फर्क नहीं पड़ता कितना भी डिफिकल्ट पेपर आ जाए। सबसे पहले समझो कि अब पूरी डिटेल ध्यान से देखना, मेरी गारंटी है तुम्हें एक एक चीज से फायदा मिलने वाला है, क्योंकि इसके लिए मैंने टोटल अपने 4 साल के एक्सपीरियंस को डाला है। मैं अपने जूनियर से बात किया, अपने बैचमेट से बात किया, मेरे 3 साल के जूनियर जो एम्स दिल्ली में आए उसके बाद इस वीडियो को बनाया हूं। हर एक ऐसा रिसोर्स जो तुम्हें चाहिए वो इस वीडियो के अंदर तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहले समझो कि तुम्हें फिजिक्स पढ़ना कैसे होता है। सबसे पहले कोई भी फिजिक्स का टॉपिक तुम उठाते हो, तुम कोई फिजिक्स का टॉपिक उठाते हो, टॉपिक उठाने के बाद तुम उसका क्लास अटेंड करते हो, वीडियो लेक्चर देखते हो। फिजिक्स का टॉपिक तो समझते हो क्लास और वीडियो लेक्चर से, उसके बाद तुम नोट्स बनाते हो। ध्यान सुनना, मैंने यहां नोट्स सिर्फ नहीं लिखा, मैंने परफेक्ट नोट्स लिखा है। तीसरी चीज तुम स्टार्ट करते हो प्रैक्टिस। अब ध्यान सुनना, तुम प्रैक्टिस किस चीज का करोगे। सबसे पहले जो प्रैक्टिस करना होता है वो खुद के नोट्स के क्वेश्चन। तुम किसी भी टीचर से पढ़ते हो फर्क नहीं पड़ता, तुम उसे सारे उस टीचर के पढ़ाए हुए कितने भी क्वेश्चन पूरे नोट्स में कराए हैं उसके ऊपर मास्टरी कर लेना है। सबसे पहला स्टेप प्रैक्टिस में यही होता है। दूसरा है जेईई मेंस के क्वेश्चन। जेईई मेंस के कौन कौन से ईयर के क्वेश्चन करने में आगे चल के दिखाने वाला हूं। अगला है नीट के प्रीवियस क्वेश्चन और अगला है एग्जाम्पलर, इंटेक्स और एमसीक्यू और क्यू बैंक करना। इतना करने के बाद तुम चौथे स्टेप में घुसते हो फिजिक्स के पढ़ने के तरीके को, और वो तरीका है कंसेप्चुअल रिवीजन। अब ध्यान सुनना, कंसेप्चुअल रिवीजन का क्या मतलब है। इसका मतलब सपोज करो तुमने कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, किसी भी टीचर, तुम एमआर सर से पढ़ते हो, सलीम सर से पढ़ते हो, किसी भी टीचर से पढ़ते हो, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आया। सपोज करो एग्जांपल करो ये बॉल है, एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तुमने ये कॉन्सेप्ट सीखा कि बॉल अगर v1 वेलोसिटी से आता है, v2 वेलोसिटी से जाता है, तो इस बॉल पे कितना फोर्स इंपार्ट होता है। इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर मेथड है, इस मेथड को कहते हैं कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट तुमने क्लास में सीख लिया। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट या मेथड तुम एग्जाम तक नहीं लेके जा पाए तो क्या तुमसे क्वेश्चन सॉल्व होगा? नहीं होगा। और यही बच्चे मुझे कहते हैं, मैंने अभी तक 1 महीना हो गया टोटल, मैंने हजारों से 1500 डीएम पढ़े हैं। सारे बच्चों का ये कहना है कि भैया घर में तो क्वेश्चन बनते हैं, क्लास में क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, एग्जाम हॉल में न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं। घर पे न्यूमेरिकल बनते, एग्जाम हॉल में नहीं बनते। कैसे बनेंगे वो सिखाने वाला हूं। और समझे, सबसे पहले समझो, तुम्हें पूरी दुनिया कहेगी जेईई मेंस के क्वेश्चन कर लो, तुम्हें बोलेंगे लोग एससी वर्मा कर लो, तुम्हें कहेंगे ये कर लो वो कर लो, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि एग्जैक्टली क्या करना है। सबसे पहले मैंने बोला कि एग्जाम हॉल में भी क्वेश्चन बनेंगे। ये पूरा पेपर है, ये मेरा 2022 का पेपर है, यहां देख सकते हो मैंने +2 +4 लिख रखा आंसर की से मैच करने के बाद। इसके अंदर मेरे क्वेश्चन आए थे। अब ये 2025 का पेपर है। इस 2025 के पेपर में सपोज करो तुम क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किए, तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो, क्वेश्चन का सबसे पहला चीज है अप्रोच। तुम क्वेश्चन स्टार्ट किए, क्वेश्चन के अंदर तुमने देखा और चालू हो गए। सबसे पहले गलत तरीका यही है, क्वेश्चन देखना ही नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना नहीं है स्टार्टिंग से, तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना है लास्ट लाइन से। सपोज करो सबसे पहली चीज जो मैं आज भी एम्स पीजी की तैयारी कर रहा हूं तो मैं इसी तरीके को फॉलो करता हूं। मैं सबसे पहले क्वेश्चन को फर्स्ट लाइन से नहीं पढ़ता, मैं लास्ट लाइन से पढ़ता हूं। लास्ट लाइन क्या लिखी है? द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। अब मेरे दिमाग में आ गया, अच्छा हाँ डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पूछा है। अब मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड रहेगा, फिर मैं यहां से पढ़ना स्टार्ट करूंगा। तुम सोच रहे हो कि भैया ये क्या काम आएगा। देखो ये क्वेश्चन था 2025 में आया था। सारे बच्चे जब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे थे, सबसे पहले यहां से रीड करना स्टार्ट किया, ये रीड करना स्टार्ट किया। जब तक यहां तक पहुंचते हैं, फर्स्ट 2 लाइन में क्या लिखा है भूल जाते हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए 3 रीडिंग करनी पड़ती है। अगर तुम 3 रीडिंग इस क्वेश्चन को समझने के लिए करोगे तो तुम्हारा टाइम कितना लग जाएगा? 2 से 3 मिनट इस क्वेश्चन को समझने में लग जाएगा। तुम्हें वो नहीं करना है, तुम्हें 1 रीडिंग या मैक्स टू मैक्स 2 रीडिंग में इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़ी, क्या पूछा है? रेशियो ऑफ T1 T2। अब मेरे दिमाग में आ गया T1 T2 को रेशियो निकालना है। अब मैं इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से रीड करना करूंगा, मेरे लिए ये क्वेश्चन काफी हद तक आसान होता है। अगली चीज, मैं सपोज करो ये क्वेश्चन मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूं, मैं तुम्हारी जगह बैठा हूं, मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन को देख के? मैं सबसे पहले देखूंगा, अच्छा क्वेश्चन में क्या पूछा है? रेशियो ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। ठीक है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मैंने लिख दिया चेंज इन पी। मैं क्या करूंगा? क्वेश्चन को डिकोड करूंगा। अब अगली बार मैं रीड करूंगा पहली लाइन, द
द इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट इतना, अलाइंड विद डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना। मैंने पढ़ लिया क्वेश्चन, मेरे को एक लाइन समझ में आ गई, अब मैं जैसे ही पढ़ूंगा मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूंगा। डाइपोल मोमेंट दिया, डाइपोल मोमेंट की पी की वैल्यू दे दी 5 × 10⁻⁶। मैंने सबसे पहले क्वेश्चन को डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट किया। पहला स्टेप है लास्ट लाइन पढ़ा, दूसरा स्टेप है डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट किया, तीसरा स्टेप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने डायग्राम बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी है 4 × 10⁵। अब मेरे को इतना समझ में आ गया, मुझे पता है कि अगला लाइन में लिखा है डाइपोल इज रोटेटेड बाय 60 डिग्री, ये दे दिया 60 डिग्री में रोटेट कर दिया। यहां पर डाइपोल का इनिशियल पोजीशन था, ये डाइपोल का फाइनल पोजीशन है। क्वेश्चन पूछा है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये क्वेश्चन को मेरे को ये डायग्राम बनाने में मुझे लगे 30 से 40 सेकंड। अगर मैं इस 30 से 40 सेकंड में डायग्राम बना लिया, ये क्वेश्चन ऑलरेडी 50% सॉल्व हो चुका है। बिलीव मी, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अगर फाइनल माइनस इनिशियल निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी P cos थीटा होता है, P cos फाइनल माइनस P cos इनिशियल, तो यहां पर PE कॉमन आ जाएगा, तो cos थीटा इनिशियल माइनस cos थीटा फाइनल आ जाएगा। तो यार ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे शानदार बुक है वो है दिशा पब्लिकेशन की 38 ईयर PYQ वाली बुक। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बुक के अंदर 38 ईयर में 49 पेपर को कंपाइल किया हुआ है, यानी जितने भी एक्स्ट्रा पेपर हुए हैं मणिपुर में, उड़ीसा में, 2022 में, 2023 में, 2024 में, वो सारे पेपर इसके अंदर कंपाइल्ड है। टोटल 1998 से लेकर 2025 तक जितने भी पेपर हुए हैं उसको चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज डिवाइड किया हुआ है। तो कोई पर्टिकुलर चैप्टर खोलते हो, सबसे पहली चीज तुम्हें मिलती है वो है मिलती है उसका ट्रेंड एनालिसिस, यानी उस पर्टिकुलर चैप्टर से कौन से ईयर में कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो कोई भी चैप्टर कंप्लीट नहीं किया हो, सपोज करो उसका सिर्फ एक ही टॉपिक हुआ है, तो उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो सारे टॉपिक से क्वेश्चन उठा करके डाले हुए हैं, और हर एक क्वेश्चन के सामने तुम्हें एनसीईआरटी लोकेटर का कॉन्सेप्ट मिलता है। वो क्वेश्चन एनसीईआरटी के कौन से लाइन में तुम उसको ट्रेस कर पाओगे, यानी तुम्हें पता चलेगा एनसीईआरटी के कौन से लाइन तुम्हारी वीक है, तुम्हें समझ में आएगा ये वाली लाइन तो मैंने ध्यान ही नहीं दी थी, वो वाली लाइन तो मैंने ध्यान ही नहीं दी थी। इसके बाद कोई भी चैप्टर खत्म होता है उसका सॉल्यूशन मिलता है आंसर के साथ साथ। जब भी तुम कोई भी क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन के सामने तुम्हें दिखेगा एक ब्लैंक बॉक्स। इस ब्लैंक बॉक्स का काम क्या है? ये एक स्मार्ट तरीका है, तुम क्वेश्चन को मार्क कर सकते हो। एक बार तुमने पूरा चैप्टर सॉल्व किया, अगली बार तुम्हें पूरा चैप्टर सॉल्व करना होगा, तुम्हारे पास कम टाइम है, तुम क्या करोगे? तुम पहली बार सॉल्व करते हुए तुम्हें लास्ट पेज में स्टिकर्स मिलेंगे, इस स्टिकर को उठाओगे। सपोज करो तुम्हें ये डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है, तुमने डिफिकल्ट क्वेश्चन को स्टिकर यहां से उठाया, ये स्टिकर तुमने यहां पर डिफिकल्ट क्वेश्चन के सामने लगा दिया। अगली बार जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम सिर्फ इस स्टिकर वाले क्वेश्चन को देखोगे, नॉर्मल क्वेश्चन को पलटा के आगे चल जाओगे। इस तरीके से रैपिड रिविजन हो पाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इस बुक के थ्रू। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट। अब cos थीटा इनिशियल माइनस cos थीटा फाइनल इनिशियल। अब देखो एक चीज तुमने नोटिस करी हो कि मैंने यहां पास कहीं भी डेटा पुट नहीं किया, मैंने सिर्फ लास्ट स्टेट में डेटा पुट करता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस क्वेश्चन को रिवाइज करूंगा तो मुझे कैलकुलेशन एरर समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहां से डेटा पुट कर देता, यहां से डेटा पुट कर देता, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और डिफिकल्ट हो जाता अगर मैं कोई एरर करता बीच में। कुछ नहीं है, पी की वैल्यू ये दी है, ई की वैल्यू ये दी है, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो आ गया 20 और एक पावर लग गया 2 आ गया। और कॉस इनिशियल कितना है? कॉस इनिशियल है 1, कॉस फाइनल है हाफ, तो आंसर आ जाएगा 2 × 1/2, आंसर आ जाएगा 1 जूल। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यही देखो मेरा पेपर, मेरे पेपर में मैंने क्या किया, यही चीज़ अप्लाई करी है मैंने। कोई सा भी इजी से इजी क्वेश्चन क्यों ना हो, ये इतना इजी क्वेश्चन है, रेशियो पूछा है थर्मल एनर्जी डिसिपेटेड का, मैंने जानबूझ के पैरेलल का डायग्राम बनाया। मैंने जानबूझ के डायग्राम बनाया कि अगर ये डायग्राम नहीं बनाता तो क्या पता मैं हीट का फॉर्मूला अलग लिख देता, मैं I2RT लिख देता तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो जाता। तो मैंने V2/RT यहां पर इसलिए लिखा क्योंकि ये डायग्राम मेरा बना हुआ था। मैंने एक एक चीज यहां पर डायग्राम बनाई। इतना इजी से क्वेश्चन है, MR² निकाला फिर भी डायग्राम बनाया, यहां पर डायग्राम बनाया। डायग्राम बनाने के बाद क्वेश्चन को ड्रॉ करने के बाद सॉल्व करना 50% आसान हो जाता है। और पहला स्टेप लास्ट लाइन से पढ़ना स्टार्ट करना है। ये पूरा पेपर देख रहे हो, ये पूरा पेपर देख रहे हो, मैंने कहीं भी कैलकुलेशन कहां करी है? कैलकुलेशन मैंने क्वेश्चन के पास में करी है। क्यों? क्योंकि अगर मैं रिवीजन करूंगा इस क्वेश्चन का तो मुझे दोबारा से पीछे जाकर के नहीं आना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का मैंने रिवीजन यहां पास कर दिया, इस क्वेश्चन का मैंने कैलकुलेशन यहां पास कर दिया, क्योंकि जब अगली बार मैं पढ़ूंगा क्वेश्चन तो मुझे खोजना नहीं पड़ेगा, कोशिश करना यहां पास हो जाए आसानी से। अगली चीज, दूसरी चीज आती है लेक्चर देखना। तुम लेक्चर कहां से देखोगे? तुम कंपलसरी है सबके लिए पहले लेक्चर देखना। कई बच्चे सोच रहे हैं लेक्चर देखे बिना हो जाएगा क्या, मैंने पिछले एक ड्रॉप ले लिया, 2 ड्रॉप नहीं, लेक्चर तुम्हें देखना ही है, तुम्हें क्लास अटेंड करनी है। नोट्स तुम्हें बनाने की नहीं बनाने। जो बच्चे ऑलरेडी फ्रेशर हैं
तो फ्रेशर को तो नोट्स बनानी है, फर्स्ट ड्रॉपर को भी पूरे नोट्स बनाने हैं, लेकिन अगर कोई सेकंड या थर्ड ड्रॉप है या थर्ड ड्रॉप से ज़्यादा है, उसके लिए एडिशन कर सकते हो नोट्स में। तुम्हारे पास ऑलरेडी नोट्स होंगे, तुम उसको 2-3 बार रिवाइज कर चुके हो, तुम उस नोट्स में व्हाइट पेज पे लिख करके, जो टीचर एक्स्ट्रा पढ़ा रहा है इस साल या तुम्हें अच्छे समझ में आ रहा है, उसको व्हाइट पेज पे लिख करके स्टिक कर दो। इससे क्या होगा, तुम्हारा नोट्स बनाने में टाइम बचेगा, तुम्हारा एफर्ट थोड़ा कम यूज होगा। अब मैंने अगली चीज बताई थी कि तुम्हें नोट्स नहीं बनाने, अपने नोट्स बनाने हैं, वो भी परफेक्ट नोट्स। मैंने ये लाइन क्यों बोली पता है? सबसे पहले तुम जो भी चीज लिखते हो वो टीचर के नोट्स होते हैं, उस टीचर के नोट्स को तुम एज इट इज लिख लेते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें उस टीचर्स के नोट्स को अपने तरीके से लिखने हैं, जिसको तुम रिवाइज करो ताकि वो तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाए। कैसे? ये देख सकते हो, मेरा नोट्स है, मैंने कोई भी अलग अलग पेन का यूज नहीं किया, मैंने एस्थेटिक नोट्स बनाने के लिए टाइम वेस्ट नहीं किया। सबसे पहली चीज, नोट्स तुम्हें लेक्चर के अंदर ही खत्म कर देना है, अलग अलग कलर यूज करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। तुम्हें नोट्स में टीचर के बताए हुए क्वेश्चन को लिखना ही लिखना है, ऐसा नहीं करना ये क्वेश्चन आसान है छोड़ दिए। अगली चीज, उस नोट्स को 4-5 रिवाइज करने के बाद तुम्हें उसका कंसेप्चुअल रिविजन करना है। मैंने बोला था ना कि वो ये जो कॉन्सेप्ट है उसको एग्जाम तक कैसे लेकर के जाओगे, उसका कंसेप्चुअल रिवीजन करके। कैसे? देखो, सपोज करो ये मेरा नोट्स है, इस पूरे नोट्स से तुम्हें समझ में आएगा, जब भी मैं पढ़ता था वेवलेंथ, तो वेवलेंथ पढ़ते समय मेरे दिमाग में हमेशा डाउट आता था कि यार एग्जाम में क्वेश्चन आता था और मेरे से गलत हो जाता था क्वेश्चन, या तो वेवलेंथ फोटोन का पूछता था, इलेक्ट्रॉन का पूछता था। तो मुझे समझ में आया वेवलेंथ वाला क्वेश्चन हर साल 2 आ जाएगा और मेरे से गलती होती है। तो मैंने क्या किया, उसको कंक्लूड किया, मैंने दिमाग में रखा कि चैप्टर को पढ़ा, 4-5 बार रिवाइज किया, मुझे समझ में आया कि वेवलेंथ से टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहला वेवलेंथ से क्वेश्चन आता है ट्रांजिशन में, तो मैंने यहाँ हिंदी में लिखा कि वेवलेंथ निकालो ट्रांजिशन में। और फिर मेरे को समझ में आया कि वेवलेंथ निकालने के लिए 2 फॉर्मूले होते हैं। एक तो लैम्डा इज इक्वल टू एस सी बाई डब्ल्यू, दूसरा होता है 1 बाई लैम्डा आर जेड स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 2 रेड बॉक्स फॉर्मूला। मेरे एग्जाम में जब भी मैं बैठता था मॉक टेस्ट में, मुझे डाउट होता था यार कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। तो मुझे समझ में आया यार अलग अलग फॉर्मूला थोड़ी है, ये तो सेम ही फॉर्मूला है, इसको डिराइव करने से तो बनता ही है, तो सेम ही है। मैंने इसको हिंदी में लिखा, क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहता हूं, कॉन्सेप्ट बनाना चाहता हूं, एग्जाम में मुझे ये डाउट नहीं आना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, N1 N2, तो मुझे डाउट होता था एग्जाम में N1 क्या पुट करो, N2 क्या, मैंने लिखा N2 से N1 पे जाता है, अगर 3 से 2 पे जा रहा है तो N2 हो जाएगा N2 और ये 3 हो जाएगा N1। इस तरीके से मैंने लिखा। अगली चीज, एग्जाम में क्वेश्चन आता था, सॉल्व करते करते मेरे से गलती हो जाती थी। गलती ये होती थी कि लैम्डा का रेशियो पूछा, अब यहां पर फॉर्मूला तो 1 बाई लैम्डा का है, तो मैं उल्टा लिख देता था। तो मैंने इस चीज को लिखा, नहीं न्यूमरेटर में लिखना है, डिनोमिनेटर में लिखना है। ये न्यूमरेटर में चला गया, डिनोमिनेटर चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इतनी छोटी छोटी चीजों को लिख करके एग्जाम में कंक्लूड किया। यही क्वेश्चन 2023 में आया था और 2025 नीट में आया था। अब समझना, 2025 नीट का क्वेश्चन इतना प्यारा क्वेश्चन था, तो मैं समझ में आएगा। 2025 नीट में क्वेश्चन आया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालो इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट में है n=2 हाइड्रोजन एटम में। अब 90% बच्चे इस क्वेश्चन को देखते ही क्या क्वेश्चन फॉर्मूला लगाते हैं, बच्चे को याद रहता है E इज टू एस सी बाई लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू एस सी बाई ई। बस ये फॉर्मूला लगाने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहली चीज ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि तुम्हें कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। क्या क्लैरिटी होनी चाहिए? तुमने चैप्टर पढ़ा, तुम्हें समझ में आया। जब तुम डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ते हो, फोटोन के लिए डी ब्रॉगली ने बोला था P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा, इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली ने बोला, या फिर किसी भी मासिव पार्टिकल के लिए P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा। लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए P इज इक्वल टू mv भी होता है और फोटोन के लिए P इज इक्वल टू mv नहीं होता। तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, किसके लिए नहीं। इतनी बेसिक डिटेल पे ध्यान देना होता है। फिर उसके बाद अगर P इज इक्वल टू mv वैलिड नहीं है तो क्या मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होगा? नहीं होगा। यही क्वेश्चन एम्स में आया था कि इसके लिए ट्रू है, इसके लिए ट्रू नहीं है, इसके लिए फॉल्स है। अब अगली चीज, E इज इक्वल टू pc या E इज इक्वल टू sc बाय लैम्डा या फिर E इज इक्वल टू h न्यू, ये सारे फॉर्मूले इस पे चलते हैं, इस पे नहीं चलते हैं। E इज इक्वल टू pc, और यही गलती कई सारे बच्चे इस साल 2025 में किए थे। लोगों ने ये फॉर्मूला यहां लगा दिया था, भैया इलेक्ट्रॉन के लिए तो वैलिड ही नहीं है। जब भी वेवलेंथ का क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन का आता है, 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो मोमेंटम के टर्म में आएगा तो h बाई लैम्डा h/p करेंगे, अगर एनर्जी के टर्म में आएगा तो फिर मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी √2 काइनेटिक एनर्जी इनटू मास लिख देंगे, अगर इस टर्म पे आएगा तो 2πr/n लैम्डा लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन यहां सॉल्व हो रहा था। लेकिन तुम्हें इतनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, तुम्हें नोट्स में लिखा होना चाहिए कि तुम्हें एग्जैक्टली एग्जाम हॉल के अंदर क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगली चीज आती है कि तुम्हें नोट्स बनाते समय चीजों को कंक्लूजन टेबल बनाना है। कंक्लूजन टेबल क्या है? जैसे कि ये चैप्टर दिखाता हूं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, यहां भी पढ़ते थे। अब इसके अंदर मेरे को समझ में आया है कि क्वेश्चन पूरे चैप्टर में से सिर्फ इसी में से आ सकता है। क्वेश्चन आ सकता है रिलेटिव म्यू के ऊपर, काई एम के ऊपर, ये नेगेटिव, ये मैंने लिखा, फिर उसके बाद ये लिखा, उसके बाद एग्जाम्पल मैंने
अपने केमिस्ट्री के एनसीईआरटी से निकाले, कॉपर एजी AuHg होता है, इसमें एल्यूमिनियम प्लस एस ब्लॉक एलिमेंट पैरामैग्नेटिक होते हैं जनरली, उसके बाद फेरोमैग्नेटिक मैट्रिक बनाया, फेकोनी, फेरस, कोबाल्ट, निकल। तो इस तरीके से चीज़ों को कंक्लूड किया। अब मैंने कंक्लूजन किया, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज किया और हर चीज़ लिखी नोट्स में, चाहे वो चीज़ें कितनी भी सिली क्यों ना हो। इन छोटी छोटी चीज़ों से फायदा होता है। मैंने यहाँ लिखा 2 की पावर 1 2 होता है, लेकिन 2 की पावर 5 मेरे को एग्जाम में याद नहीं आता। कई जगह यूज होता है 2 की पावर 5, कई जगह यूज होता है 1/8। अगर 1/8 मुझे याद रहेगा तो मेरे इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1/16 मुझे याद होगा तो मेरे कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगी। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को, इतनी सिली से सिली चीज़ों को नोट्स के अंदर इंक्लूड किया। ये चीज़ समझ में आई। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अब क्वेश्चन तुम्हें हर एक चैप्टर में 150 से 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं पर चैप्टर। पहले जो क्वेश्चन होंगे वो तुम्हें विदाउट टाइमर करने हैं, फिर नेक्स्ट 100 क्वेश्चन होंगे तुम्हें टाइमर के साथ करने हैं। अब आता है SC वर्मा क्वेश्चन सॉल्व करना है या नहीं करना है। सबसे पहली चीज, SC वर्मा पूरी, कोई भी बच्चा अभी 12th क्लास में या ड्रॉपर में है उसके लिए सॉल्व करने के लिए इनफ टाइम नहीं है और रिक्वायर्ड भी नहीं है। अगली चीज, SC वर्मा के जो ऑब्जेक्टिव 1 होते हैं वो नीट में आते हैं। हाँ भैया, नीट में वो आते हैं। ये देखो, SC वर्मा ऑब्जेक्टिव 1 है। मैंने पूरी फिजिक्स के लिए SC वर्मा सॉल्व करी थी। मैंने जब भी मैं सॉल्व करता था मेरे पास एक PDF होती थी, मैं अपने पुराने एक लैपटॉप था मेरे पास, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते थे मुझे, मैं उसको हाईलाइट कर देता था। तो वो हाईलाइटेड PDF जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 हैं वो मैं तुम्हें देने वाला हूं। तुम्हें क्या करना है, जो क्वेश्चंस हाईलाइटेड हैं उनको पूरी तरीके से एक बार सॉल्व कर ही लेना है। और क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, इजी से इजी क्वेश्चन होते हैं। तुम्हें जैसे कि कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन 2019 नीट में आया था, वो एज इट इज SC वर्मा का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कैसे आया था एग्जाम में? क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन में यही है कि एक बंदा है कि वो मूव कर रहा है x डिस्टेंस यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 से और v2 से, एवरेज वेलोसिटी निकालो। एवरेज वेलोसिटी निकालने का एक क्वेश्चन ये आ सकता है, एक क्वेश्चन ये आ सकता है। अब SC वर्मा ने दोनों क्वेश्चन आजू बाजू दे दिए, तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन आ सकता है कि x डिस्टेंस इक्वली चला v1 v2 से, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है v स्पीड से चला x1 x2। इन दोनों कंडीशन पे एवरेज वेलोसिटी निकालो। इस दोनों कंडीशन में क्या एवरेज वेलोसिटी का सेम फॉर्मूला होगा? नहीं, अलग अलग होगा। तो इस तरीके से कंक्लूजन दिया है चैप्टर के अंदर। तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। इसलिए जो जो क्वेश्चन मैंने हाईलाइट किए एटलीस्ट वो तो सॉल्व करने ही करने हैं। अगला बचा तुम्हारा जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। कौन कौन से ईयर के करने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। और ये पूरी PDF तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल ओम प्रभु MSD में मिल जाएगी। सारे SC वर्मा के क्वेश्चन की PDF डालूंगा और जेईई मेंस के सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन समझना। सबसे पहले कौन कौन से ईयर के करने हैं और 2025 में एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन आए थे। ये क्वेश्चन जो अनबैलेंस व्हीट स्टोन का 2025 का क्वेश्चन है, ये नीट के क्वेश्चन है, जेईई मेंस के क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन नीट अनबैलेंस व्हीट स्टोन का आया था, सिमिलर क्वेश्चन जेईई मेंस 2021 के अंदर एज इट इज पूछा गया था अनबैलेंस वीटी स्टोन का। और बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं, 2021 मार्च अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। वैसे ही ये क्वेश्चन था जिसके अंदर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में K1 K2 D1 D2 दिया था, वो 2025 इसी साल के जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट में आया था। जो ये क्वेश्चन था जिसके अंदर वर्नियर स्केल रीडिंग पूछी थी 0 एरर के साथ, ये क्वेश्चन 2024 जेईई मेंस के अंदर आया था। ये क्वेश्चन मास कटिंग वाला, ये देख सकते हो सेम, यहाँ 2r दिया, यहाँ पर r/r/2 दे दिया है। मास कट किया है, स्फीयर का रेशियो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। वैसे ही और क्वेश्चन है, इसके मैंने एग्जांपल यहां नहीं डाले, प्रूफ नहीं डाले, क्योंकि मैं जो PDF देने वाला हूं, ये पूरी PDF देने वाला हूं, उसके अंदर तुम्हें मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन 2021 2023 2019 2025 तुम्हें समझ में आ रहा होगा। जितने भी क्वेश्चन जो नीट 2026 में आएंगे उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन जेईई मेंस के क्वेश्चन होंगे। जेईई मेंस के क्वेश्चन, इसका मतलब ये है कि मैं पुराने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दूं 2008 2010 2012? नहीं, 2008 2010 2012 में कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल क्वेश्चन आते थे, वो तुम्हें नहीं सॉल्व करने हैं। एनटीए ने कमांड उठाई थी 2019 से, तुम्हें जेईई मेंस के 2019 से सारे अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बट सारे क्वेश्चन सॉल्व करने जब जाओगे तुम्हें पता चलेगा कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देख सकते हो, इतना बड़ा सॉल्यूशन है, इसके अंदर मैथ्स का फॉर्मूला यूज हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का। तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। कौन से क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मैंने मार्क किया हुआ है, तुम्हें वो सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली सॉल्व करने ही करने हैं। इन क्वेश्चन को स्किप करके नहीं जाना है। ये क्वेश्चन नीट 2026 में आएंगे जैसे इस साल आए थे। ये देख रहे हो एग्जैक्टली 8 क्वेश्चन डायरेक्टली जेईई मेंस से आए हुए हैं। तो मैं समझ में आ रहा होगा कि 2025 का पेपर कैसे सेट हुआ, तो मैं समझ में आ रहा है 2026 के लिए तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके अलावा तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए एक तो ये करना है, अगला SC वर्मा के ऑब्जेक्टिव 1 करने हैं और नीट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं और एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सिलेक्टेड होंगे वो मैं खुद अपने टेलीग्राम चैनल ओम प्रभु MSD में डालूंगा। एक एक चैप्टर के तुम्हें
ये चीज़ क्लैरिटी आ चुकी होगी तुम्हें प्रैक्टिस में क्या करना है, तुम्हें पढ़ना कैसे है और तुम्हें नोट्स कैसे बनाने हैं। इतनी चीज़ें समझने के बाद तुम्हें अब एक ही चीज़ करनी है, वो है कड़ी मेहनत। अगर इतनी कर ली ना तो इस वीडियो का जो मेरा एम है, इतनी मेहनत करी है, वो मेरा सक्सेस हो जाएगा। इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत करी है। प्लीज़ कमेंट कर देना, तुम्हें कोई भी डाउट हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।